नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो बट इतना ख़राब नहीं है कि आप सुन नहीं सकें और मैं बोल नहीं सकूं। तो दोनों में से दोनों ही काम फ़िलहाल अभी हो सकते हैं इतने ऐसे गले के साथ में। मैं वैसे भी पहले से तानसेन नहीं था। खैर, आज का हमारा टॉपिक है समुद्री टार्डी, मतलब ये साइंस एंड टेक पे मैं आ गया हूँ। 2 लेक्चर पहले, 2 या 3 लेक्चर मैंने इसके आपके प्रोवाइड किए हैं। अभी देखिए, आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों से काफ़ी लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर जल्दी ख़त्म कर दो। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब था और थोड़ी सी कुछ व्यक्तिगत जीवन में और बहुत सारी चीज़ें साथ के साथ हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी मुझे भयंकर जुकाम है, थोड़ा सा गला ख़राब है, बट ठीक है। आपको अगर मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो इस सेशन को आप आराम से देख लेना, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। सेकंड चीज़ कि इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएगी और सितंबर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि घटनासार जो है उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गई है। पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स उसमें हो गया है। एक आध कुछ वीडियोस हैं वो प्रॉपर आ जाएंगे, बाकी पूरी उसमें करंट अफेयर्स है, राइट। तो अभी आपके सामने 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स है और पूरा जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है आप सब लोग जानते हैं, ठीक। मैं अन्य बातें नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करना है। खैर, एक देखिए, नई व्यवस्था क्या, नई प्रजाति की खोज हुई है। ये समुद्री टार्डिग्रेड है। और ये समुद्री टार्डिग्रेड क्या होता है, तो देखिए, इसको वाटर बियर के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा बियर जो सॉरी, ये एक ऐसा बियर जो पानी में रहता है, ठीक। इसको आप याद रखेंगे। देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन पर जब आप आएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल इतना पढ़ना, समुद्री जिन्हें वाटर बियर के नाम से जानता है, जिनके 8 पैर होते थे, ठीक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एक बार केवल इतनी चीज़ें आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको सी यू सैट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के मंडपम के समुद्री टारडिग्रेड की खोज की नई प्रजाति की खोज की गई है। और देखिए, इसका नामकरण जो किया गया है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक मिसाइल मैन APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे इनका नामकरण किया गया है। सेकंड चीज़ है, इसके नाम पे इसका नाम जो रखा गया है वो है बैटलिप्स कलामी। ओके, बैटलिप्स कलामी। ये 2021 में सॉरी 2021 में एक बार और इसे ऐसी ही प्रजाति पहले खोजी गई थी। बस केवल आपको इतना केवल पढ़ना है और दुनियादारी इसमें नहीं पढ़नी है। जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा। जहाँ कुछ एक्स्ट्रा है इस मैगजीन से बाहर जाके भी अगर हम लोगों को कुछ करना पड़ा वो भी करेंगे, लेकिन बस ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। फर्जी की चीज़ें ना एक्सेप्ट करेंगे, और जहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी वहाँ से बाहर से भी हम चीज़ें आउटसोर्सिंग कर लेंगे, राइट। ओके, चलिए, अगला हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, अस्थिरता और आकाशगंगा विकास। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है IIA, इसके द्वारा एक अध्ययन जारी हुआ। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण की अस्थिरता और दूसरा है आकाशगंगा का विकास। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी और आकाशगंगा यानी गैलेक्सी एवोल्यूशन। आपको पता है, जब विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में एक थियरी है ज्योग्राफी में कि जो आकाश गंगाएँ हैं वो देखिए ऐसे ऐसे बीच से ऐसे ऐसे करके फैलती चली जा रही हैं, ठीक। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसमें केवल इतनी सी बात है कि जो शोध किया गया है उसमें डेटा लिया गया है डेटाबेस से 175 आकाशगंगाओं के नमूने। स्थिरता स्तर विश्लेषण पर विश्लेषण पर आसपास की आकाशगंगाओं में जो गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता है उसकी वृद्धि के लिए तारों के निर्माण दर, गैस अंश और समय के पैमाने की तुलना की। बस एक तुलना टाइप की है, इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना याद करना कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA द्वारा ये अध्ययन किया गया था, राइट। सेकंड इस पे आ जाता हूँ। इसमें और कुछ भी नहीं है, सीरियसली और कुछ नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, इसको जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे देखिए लिखा गया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जिसको बोलते हैं, ये एक काउंसिल है जो मेडिकल रिसर्च पर काम करती है, ठीक है। तो इसने किया क्या है, तो देखिए, निपा वायरस के बारे में आप सबने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ सुना होगा। इसमें चीज़ ये है, जो निपा वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए जो केरल राज्य है उसने एक RT-PCR बेस्ड एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है जिसको बोला गया है ट्रूनेट टेस्ट। अब ये ट्रूनेट टेस्ट है क्या, तो ये ट्रूनेट टेस्ट से ये पता लगेगा
कि निपा वायरस, देखिए ये एक बैटरी बेस्ड RT-PCR है। बैटरी बेस्ड RT-PCR आपको पता है, आप बहुत बार सुन चुके हैं कोविड के टाइम पीरियड में। ये एक किट है जिसको मंजूरी किससे मिली है? ICMR से, यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक। और इसको नाम दिया गया है ट्रिवनेट, ठीक। बस इसमें इतनी सी चीज़ है। निपा वायरस के बारे में आप बहुत सी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर कुछ और भी पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, ठीक। इसमें और भी लिखा है ट्रिवनेट जांच की अनुमति द्वितीय श्रेणी की जैव सुरक्षा यानी बायो सिक्योरिटी लेवल 2 बायोसिक्योरिटी लेवल 2 से लैस अस्पतालों को दी जाएगी। और इसमें ऐसा और सब कुछ नहीं है। गुजरात में एक देखिए दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है। वेनेडियम जो है दुर्लभ धातु है, और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस लिए उपयोग होता है। जैसे स्टील की धातु के उत्पाद के लिए, बैटरी निर्माण में, रक्षा, एरोस्पेस में, ऊर्जा भंडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पुर्जों के लिए बनाने के लिए इसका काम किया जाता। तो अब ये हुआ कहाँ है? तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है खंबात की खाड़ी के पास में जो तलछट होता है ना, जो खाड़ी में जो आसपास की चीज़ें, समुद्री रेत हो गई या ऐसी कुछ चीज़ें, वहाँ के तलछट के नमूनों से वेनेडियम की खोज की है। एक चीज़ किसने की है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यहाँ पे लिखा गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने की। और इसमें होता क्या है कि नेचुरल रूप से बहुत मुश्किल से ये मिल पाता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेनेडियम 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होता है, दुर्लभ से पाया जाता है, ठीक। इसमें केवल इतनी चीज़ है आपको जानने के लिए। बस उसमें यह है कि लावा जो है तेज़ी से ठंडा होने के कारण इसको टिटैनोमैग्नाइट के भीतर की गई है इसकी पहचान, ठीक। बस और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाइए। अब दरअसल ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है दरअसल वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लें, आराम से पढ़ें। देखिए सूरज के लिए, मतलब सन के लिए बहुत सारे रिसर्च मिशन बहुत सारे जा रहे हैं। और नासा ने अभी भेजा था एक मिशन, और अभी एक आपकी चाइना भी ऑलरेडी एक भेज चुकी है, इसके बाद जापान भी भेज चुका है। इंडिया का ये पहला मिशन है, इसको नाम दिया गया आदित्य L1, ठीक। आदित्य L1 नाम दिया गया। और इस मिशन के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि USA ने भेजा, मतलब नासा ने भेजा पार्कर सोलर प्रोब, आपने उसका नाम खूब पढ़ा होगा, खूब सारी न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा। जापान की जो JAXA है वो भी एक ऐसे मिशन ऑलरेडी भेज चुकी, बहुत सारी देश भेज चुके हैं, चाइना भी भेज चुकी। इंडिया का ये पहला मिशन है, बस इतना याद रखना। अब इसको सबसे पहले लॉन्च किससे किया गया? कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो PSLV C57, मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च ऑफ डेट है 2 सितंबर 2023, ठीक। इसका नाम है आदित्य L1। दूसरी चीज़ कहाँ से भेजा गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। भारत का पहला मिशन है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे और बढ़ जाइए। अब देखिए जो इसमें L1 है, आदित्य में जो L1 जो वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट इज़ L1? तो L1 से आप कंफ्यूज मत कर देना। देखिए जब आप जैसे कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है और ये सन है, इसके जब इधर से आप बढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके इसको 100 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। जो 100वां जो हिस्सा है उसमें अर्थ और सन के बीच में, उस पॉइंट को बोलते हैं L1 पॉइंट। इसको हिंदी में बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट, ठीक। और ये ऐसी दूरी है जहाँ पे आराम से सन को देखा जा सकता है, ठीक। बस इतनी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 125 दिन में ये पहुँच जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धरती और सूरज के बीच लैग्रेंज पॉइंट वह जगह है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है, ठीक। अब है क्या? आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे, और 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करेंगे। 3 जो हैं वो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे, ठीक। इतनी चीज़ आप याद रखना, और कुछ नहीं। पार्कर सोलर प्रोब जब आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए नवीन पद्धति है। IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है, IISc बेंगलोर, उसके वैज्ञानिकों ने कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको संभावित रूप से पता लगाने, उनको ख़त्म करने के लिए एक न्यू टेक्निक विकसित की है, जिसको मतलब ये रिसर्च जो की है, रिसर्च पेपर इनका पब्लिश हुआ होगा ऑफ कोर्स, उसमें ये बात सामने आई। और इसमें एक बात और सामने आई कि ये कोशिकाएं ट्यूमर बनाती हैं। आपको पता है कैंसर होने का बेसिक क्या, उससे पहले का एक मोड होता है।
ट्यूमर ही आगे चल के कैंसर बन जाता है कई बार, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है और इसमें ACS अप्लाइड नैनो मटेरियल नामक एक जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया था। बस ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये आप देख लो। आपको जानने के लिए सोने और तांबे के सल्फाइड से हाइब्रिड नैनोकण बनाए जाएंगे जो इसकी कोशिकाओं को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। और सारी इसमें चीज़ें लिखी हैं, बहुत कुछ ऐसी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बस आगे बढ़ जाइए। जापान द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। जापान का मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम का प्रक्षेपण सॉरी। अब देखिए, जापान एरोस्पेस एक्सो सॉरी माफ़ करो, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा, जिसकी मैंने अभी बात की थी जब हम लोग बात कर रहे थे, जो सन की तरफ जो एक्सप्लोरेशन मिशन जा रहे हैं उनकी बात हो रही थी, वहाँ पे मैंने जाक्सा की बात की। उसका देखिए एक मिशन जो है 7 सितंबर को लॉन्च किया गया था। लॉन्च मिशन का नाम, इसका नाम क्या था, तो मून स्नाइपर। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, मैंने अभी बोला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बना था जो चांद पे पहुंचा था और पहला ऐसा कंट्री बना था जो साउथ पोल पे पहुंचा था। अब जापान जो है इंडिया के बाद में 5वां ऐसा कंट्री बन गया है जो चांद पे पहुंच गया है। अगर मान लीजिए जो लूना मिशन था वो अगर सफल हो जाता रशिया का, तो इंडिया चौथा कंट्री बनता जाके, सॉरी इंडिया साउथ पोल पे पहुंचने वाला दूसरा कंट्री बनता, जबकि आपका चौथा कंट्री ऑलरेडी बना रहता। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है, मैंने जो चंद्रयान पे एक वीडियो बनाया था, अलग सेपरेट वीडियो था, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी लूना मिशन के बारे में। लूना मिशन के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था और मैंने ये भी बताया, पूरी कहानी मैंने बताई थी, कैसे कैसे अपोलोज मिशन गए, कैसे कैसे फेल हुए, कैसे कैसे कैनेडी की घोषणा थी। ये सब चीज़ें मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। आपने अगर नहीं देखा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पे पता चलेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही ना इंपॉर्टेंट हो, बट वैसे बहुत शानदार चीज़ें हैं और वैसे ही आपको कहीं नहीं मिलेंगी, राइट। तो चलिए मैं इस पे आता हूँ। तो ये जो मिशन है इसमें 5वां ऐसा कंट्री बन गया है। कौन बन गया है, तो ये बन गया है जापान। और हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो स्लिम है उसको बोला गया है, यहाँ से आप पढ़ेंगे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ठीक। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ठीक, राइट। यहाँ आ जाइए। अब देखिए, प्रक्षेपण कभी भी आप पढ़ें तो हमेशा याद रखें, इसके रॉकेट का नाम हमेशा पूछा जा सकता है। प्रक्षेपण रॉकेट है S2A, इससे लॉन्च किया गया। कहाँ से, तो तनेगाशिमा अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। फरवरी में ये पहुंच जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है चांद के, यहाँ पे देखिए लिखा है चांद के सबसे ज़्यादा अंधेरे वाले धब्बे वाले हिस्से पर पहुंचाया गया। एक देखिए, जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ें तो हमेशा एक चीज़ और याद रखें कि कुछ चीज़ अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें से आप इंपॉर्टेंट ढूंढने की ये कोशिश करें कि क्या वो स्टैटिक पोर्शन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक नाम यहाँ पे लिखा गया है, मेयर नेटारिक्स। ये हो सकता है कभी आपसे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में कभी पूछ दिया जाए कि एक हाल ही में चर्चा में रही मेयर नेटारिक्स किस लिए प्रसिद्ध थी। तो ये चांद का समुद्र कहा जाता है और चांद का सबसे जो अंधेरे वाला हिस्सा जो धब्बा है उसको कहा जाता है। चांद का सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला धब्बा जो है उसको कहा जाता है मेयर नेटारिक्स, ठीक, याद रखना इसको, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, कितना ऊंचा कितना लंबा, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने को आप देख सकते हैं और कुछ नहीं है। जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, 5वां। बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखें, उससे आसानी रहती। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट घटना और हुई है, स्टेम सेल कोशिकाओं से भ्रूण का विकास किया गया। स्टेम सेल कोशिकाएं देखिए क्या होती हैं, सबसे पहली बात तो ये, स्टेम सेल वो कोशिकाएं होती हैं जो अन्य अपने से मल्टीप्लाई होकर अन्य कोशिकाएं बहुत सारी बनाती हैं, ठीक। अब देखिए, आपने एक अभी आजकल एक बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें हो सकता है उसकी ठीक भी हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है, अभी मुझे ये नहीं पता प्रूवन है या नहीं है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी टाइम पे बच्चे की स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। उसकी कुछ फ़ीस होती है और वो कुछ भी लाखों रुपए में उसको फ़ीस होती है, लोग ऐसा कराते हैं। अब उससे होता क्या है, भविष्य में अगर कोई बीमारी होती है तो स्टेम सेल ऐसी सेल होती हैं जो आपकी बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से लड़ती हैं। इसलिए आपको हमेशा पता होगा, जो बच्चा छोटा होता है, सबसे भ्रूण की अवस्था में होता है, भ्रूण से अवस्था से बढ़ता है और पश्चात जब जन्म लेता है, उस टाइम पे बच्चे की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे हैं बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है।
इसीलिए जैसे आपने देखा होगा अभी जब कोरोना वायरस जब आया, बच्चों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट बहुत कम था। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है लड़ने की, वो कम होती रहती है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बता दी। तो देखिए मेनली इस पे बात ये है कि मानव जो भ्रूण होता है उसका पूर्ण सिंथेटिक मॉडल बनाया गया। किसने बनाया? तो इसराइल के वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने बनाया। ठीक, और ये 14 दिन तक जीवित रहे, ये भी है। तो देखिए आप भारत आने मतलब वर्ल्ड आगे साइंस किस दुनिया में जाएगी मुझे नहीं पता। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों से डर लगता है। ठीक, तो मतलब ये नेचर के साथ में हो सकता है खिलवाड़ हो, लेकिन साइंस हमेशा प्रोग्रेसिव रही है। ऐसी चीज़ों पे कभी खिलवाड़ नहीं उसको बोलेगी, वो तो हमेशा लॉजिक पे चलती है। खैर, तो इसको किस एक जर्नल में पीयर रिव्यू करके एक जर्नल है उसमें इसको प्रकाशित किया गया। और स्टेम सेल जो होती हैं वो मैंने बता दी। स्टेम सेल देखिए 2 तरीके की होती हैं। एक बेसिक होती है, स्टेम सेल का मतलब है मूल सेल, मौलिक सेल हिंदी में अगर बोलोगे तो मौलिक फंडामेंटल सेल। ठीक, जो आगे डेवलप होके मतलब आगे डिवाइड हो के पूरे शरीर का निर्माण करती है। ठीक, चलिए विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। इस पॉइंट को याद कर लेना, ये पॉइंट एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? देखिए ये एक तो इंडिया का है, दूसरी चीज़ एक और है कि इस पॉइंट को रटने का कारण ये है क्योंकि ये 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा ऐसा अस्पताल। मतलब इस पे क्यूब में बना के इसको रख लेंगे, आप याद रख लेना। 8 मिनट में इसको अस्पताल के तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी खोल के बना जाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या होगा, मिनी आईसीयू होगा, वेंटिलेटर होगा, ऑपरेशन थिएटर यानी जिसको आप ओटी बोलते हैं वो होगा। इसको नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री, याद रखना, आरोग्य मैत्री इसको नाम दिया गया। इसमें 72 क्यूब्स हैं। ये सब चीज़ें नहीं जानने की हैं, बस इसमें मोटी मोटी चीज़ें आप ये जान लीजिए। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो 48 घंटों तक 100 बच्चों के जीवित मतलब रखने का सहारा देने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 200 बच्चों को समायोजित करने के लिए इसमें एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक, ऐसी चीज़ें हैं। उसमें 40 गोलियां की चोटें हैं, 25 बड़े घाव, रक्तस्राव, 25 जलने, ऐसे करके चीज़ें। ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, समझने वाली चीज़ें होती हैं। इनको मत रटा करिए, एग्ज़ाम में निकालेंगे क्या। आप हमेशा ऐसे सोचें, इंडिया का पहला है, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, पोर्टेबल अस्पताल है। इसका नाम बिल्कुल रट लें, आरोग्य मैत्री क्यूब। 8 मिनट में सक्रिय हो जाता। हो सकता है ये भी आपसे पूछ दिया जाए क्योंकि ऑफिशियल डेटा ऑफकोर्स ये दिया गया होगा। दूसरी चीज़ है नाम आरोग्य मैत्री है, इसमें है क्या, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, ये वाली चीज़ें हैं, बस और नहीं रटनी होती है। अगला हमारा देखिए टॉपिक आ गया, एक टॉपिक खत्म हुआ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड और क्या है, इकोलॉजी। चलिए आगे आ जाता हूँ। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना हमेशा, हो सकता है इसकी आने की संभावना बनी रहेगी। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ। अभी मैंने जब मैंने वीडियो आपको दिया तो मैंने आपको बताया था कि देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन जो आपकी ट्रेन है वो कहाँ पे चलाई जाएगी। तो मैंने बताया था कालका और शिमला वाला जो रूट है, जो नैनो गेज रूट है, जो पहाड़ी ऐसी ट्रेनें पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगी। ऑफकोर्स ब्रॉड गेज पे तो चल नहीं पाएंगे। मैंने पूरी आपको चीज़ें बताई थी, नैनो गेज, ब्रॉड गेज क्या होता है, ये सब चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ। तो आप इसको ध्यान में थोड़ा सा सुनते रहें तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसका, राइट। चलिए आगे आ जाता हूँ। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया गया। किसने किया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। इन्होंने कहाँ किया? तो याद रखना, नई दिल्ली इंडिया गेट पर किया। तारीख मत याद रखना। और हाइड्रोजन ईंधन वाली जो बस है उसको हरी झंडी दी। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है मैंने कई बार आपको बताया है, मैं आज नहीं बताऊंगा, कम से कम 4 या 5 बार मैं बता चुका हूँ। हाइड्रोजन के आगे ग्रीन क्या लगा होता है, ग्रीन क्यों लगता है, ठीक। या शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है उसमें शून्य क्या मतलब क्या है, क्या आप कार्बन निकलेगा ही नहीं जिस जगह पे शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। चलिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अब देखिए जब भी ये अब आप कभी भी ऐसे पढ़ें तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन ईंधन बसें 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने के भारत के लक्ष्य। इस लक्ष्य को आप याद कर लें। हो सकता है क्वेश्चन ये ना आए, क्वेश्चन केवल यही आ जाए इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कि भारत में का जो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य था ये पिछले साल तय किया था इंडिया ने 2070, ठीक। इस दिशा में सकारात्मक कदम है, ठीक। अब है क्या, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडियन ऑयल है वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने की बात कर रही है। 15 बसों का परीक्षण के लिए शुरुआत करने की पहल की है, ठीक। याद रखना इसको, और इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है मैं बता चुका हूँ हर वीडियो में, कई बार मैंने जहाँ जहाँ पे आया वहाँ बताया। जैसे कि यहाँ पे लिखा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन,
मतलब कि तब क्या कार्बन इंडिया से निकलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं है। निकलने का मतलब है जितना निकलेगा उतना हम लोग कार्बन को डिपॉजिट करेंगे। कैसे करेंगे? या फिर वो ज़मीन के अंदर दबा के रखेंगे, या फिर मतलब आप पेड़ बहुत ज़्यादा लगाएंगे जो कार्बन सिंक के रूप में तैयार किए जाते हैं। ठीक, याद रखना इसको। इन्वायरमेंट वाले जब मैं पोर्शन में आऊँगा तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत इत्मीनान से मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, सही बात है। और हो सकता है 2050 तक, जैसे इसमें लिखा है कि जो हाइड्रोजन की मांग है वो 4 से 7 गुना बढ़कर 500 से 800 मिलियन टन होने की संभावना है। एक सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसमें अति इम्पोर्टेंट लगाना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। देखिए हुआ क्या है, तो सातवां मैं बोल रहा हूँ, 55वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा ये बाघ अभ्यारण्य? तो वो है 7वां। और देखिए इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक, अब भारत में टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए? 55। किसने बनाया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये बनाता है। एक आप सवाल बताएं, NTCA क्या होता है? NTCA क्या है? गूगल पे सर्च करें, कहीं पे भी पढ़ें, आप इसको पढ़ें जाके NTCA क्या है। बाघ गणना में NTCA का क्या रोल है, ये भी आप पढ़ें जाके। भारत में जो बाघ अधिसूचित जो हैं उनकी कुल संख्या, अब बाघ अभ्यारण्य उनकी संख्या 55 हो गई थी, 55 हो गई है। लेकिन जो 54वां था इससे पहले वाला, कौन सा था? तो राजस्थान का धौल करौली बाघ अभ्यारण्य था। ठीक, अब तक MP में 6 थे। कौन कौन से थे? इनके सबके नाम आपको ऑफकोर्स पता ही होंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाम इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि कान्हा है, आपको पता है कान्हा वहीं है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डुबरी, ये सब वहीं हैं, आपने कई बार रट रखे होंगे। 7वां आप याद करना, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में मिलने की 100% संभावना है, 100% ये पेपर में आने की संभावना है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से याद करना। दूसरी चीज़, इसमें पढ़ते वक्त आप ये याद कर लेना ये जो है वो कहाँ पे है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है? तो मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों में इतना एरिया कवर देख रखता है, 2339 वर्ग किलोमीटर। ठीक, थोड़ा ये याद करने ना, सागर दामोह, ठीक, इतना, और इसमें और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ और है कि आपको पता है कि MP को एक बाघ स्टेट बोला जाता है। ये स्टैटिक पोर्शन कई बार आपको मिल जाता है, बाघ स्टेट MP को बोला जाता है, याद कर लेना इसको। ठीक, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो MP में हैं। पिछले जो 2018 में जो बाघ गणना हुई थी उसमें 526 थे, जबकि अब 700 कितने हैं, 785 हैं। बाघ गणना मैं आपको बता चुका हूँ। और चलो ठीक है, आगे आता हूँ। बाघ अभी नई गणना आई थी, इन्होंने ही, हरदीप सिंह पुरी साहब ने जारी की थी। ठीक है, याद रखना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो MP में है। ठीक, MP में टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाले हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। बस, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है बांधवगढ़, सतपुड़ा पहाड़ी है बांधवगढ़ में, आपको पता है ये सब चीज़ें, कोई खास चीज़ नहीं। आगे बढ़ जाइए। गंगा बेसिन में उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता में वृद्धि का अनुमान, बिल्कुल बेकार की चीज़ है, मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना इसको। इसमें केवल आप ये ज़रूर देखो कि स्टैटिक पोर्शन क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप पढ़ लो। तो कहाँ, ब्रिटेन के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने ऐसा शोध किया, 2050 तक उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो गंगा बेसिन में आएंगे। इसको बस ये है, तूफानों की तीव्रता 20% बढ़ जाएगी। ऐसे सब इनकी फालतू सी चीज़ें लिखी हैं। नीचे वाले पॉइंट पे थोड़ी सी और चीज़ें हैं, जैसे गंगा और मेकांग बेसिन एशिया की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। मेकांग आपको पता है कि तिब्बत वाले पार्ट से निकलती है, फिर लाओस और ये वाले जितना भी जो कंट्रीज़ हैं म्यांमार के आसपास, और म्यांमार से होते हुए फिर वो सागर में जाके गिर जाती है। ये मेकांग बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके सारे कंट्रीज़ एक तरफ से रट लेना, सारे कंट्रीज़ देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ से? तो ये देखिए हिमालय के पठार से निकलती है, यानी तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, म्यांमार जाएगी, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम से होने दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसके जितने कंट्री हैं गूगल पे सर्च करना और उसमें देखना, उसको यहाँ पे लिख लेना, ये कई बार पूछी गई। एक और चीज़, ये वाला जो रीजन है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वाला, उसमें म्यांमार छोड़ दीजिए, और इसमें इस वाले रीजन में ये बताइए कंबोडिया, थाईलैंड, और इसमें लैंड लॉक्ड कौन सा है? मैंने कई बार आपसे ये पूछा है, मैं फिर आज से बार बार ऐसी चीज़ें पूछता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इसकी संभावना बनी रहती। वो लाओस है, याद रखना इसको। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने किया।
और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था बाघ सुरक्षा पर, हुआ कहाँ है, जयपुर में। बस इतनी चीज़ यार इसमें याद रखो, बाकी सब चीज़ें काट दो, फालतू की हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। ब्रिटेन द्वारा हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा, सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लिए सुपर। सुपर की स्पेलिंग होती है SUPER, ठीक, यहाँ पे SUPER लिखेंगे, ठीक, सुपर इम्पोर्टेंट। अब क्यों है ये सुपर इम्पोर्टेंट, इसलिए है क्योंकि देखिए जो हरित जलवायु कोष है इसकी बात बहुत बार हो चुकी है। अब ये बहुत बार क्यों इसकी बात हो चुकी है, क्योंकि भाई जो अभी तक देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिससे चीज़ें, नहीं तो ये टॉपिक आपको हो सकता है समझ में ना आए, अजीबोगरीब आपको लगने लगे। देखिए अभी तक जब कभी भी हमेशा ऐसी बात हुई कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना चाहिए, कार्बन एमिशन के लिए हर देश को प्रयास करने चाहिए, और उसमें जो विकासशील देश हैं उन्होंने एक पॉइंट अपना पुटअप किया। वो पॉइंट ये था, उसमें इंडिया भी शामिल है, कि देखिए अब आप लोग उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि कार्बन का उत्सर्जन मत करो जब आप अपनी डेवलपमेंट पूरी कर चुके हैं। किस बेसिस पे कि आपको एनर्जी चाहिए थी, आपने कोयला जलाया, आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका उसी से हुआ, इसी से कन्वेंशनल जो एनर्जी है उससे, कोयला जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से। और अब आप ये बोल रहे हैं कि कार्बन का उत्सर्जन मत करो क्योंकि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो आपकी तो डेवलपमेंट हो गई, हम जैसे लोग क्या करें। तो एक देखिए कॉन्फ्रेंस हुई जिसको UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप कई बार इसका नाम सुन चुके होंगे। और इसके तहत आगे चल के एक फंड बनाया गया जिसको बोलते हैं हरित जलवायु कोष। अब ये हरित जलवायु जो कोष है इसमें होता क्या है, तो अब मतलब इसको अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा भी तो हुआ है यार, मैं क्यों, इसको GCF बोलते हैं, यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ये ग्रीन क्लाइमेट फंड किस लिए होता है कि जो विकासशील देश हैं, जो अपने आप जो पहले विकास कर चुके हैं अपना, वो ऐसे देशों की पैसे से मदद करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए जिससे कार्बन एमिशन वो देश, जो विकासशील देश हैं, वो कम कर सकें, ठीक। मोटी मोटी इसमें से ये बात है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो इसमें ब्रिटेन ने 2 अरब मतलब 2 बिलियन जो US डॉलर हैं वो इस फंड में दिए हैं। मोटी सी बात इसमें ये है, बाकी पूरी कहानी है, और कहानी आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो आराम से आप इसको आराम से पढ़िए। बस मैंने समझा दिया क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता। कई बार ये है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है, अगर आपने नहीं इसको समझा होता तो पहले से नहीं पढ़ा है तो उसको समझ में नहीं आता, ठीक, इसलिए मैंने ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ जाता हूँ। देश की पहली सोलर सिटी सांची। सांची जब आप नाम पढ़ते हैं तो सांची से आपको सांची का स्तूप भी याद आता होगा। सांची का स्तूप वही स्तूप जिसको अशोका ने बनवाया, और भगवान बुद्ध, जिसको इनको भगवान की उपाधि दे दी गई बाद में। भगवान का वर्ड ईश्वर नहीं होता है। अगर आप फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो भगवान 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, वन इज़ भग एंड सेकंड वन इज़ भगवान। वान का मतलब होता है स्वामी, जैसे धनवान, ठीक, ऊर्जावान, ऐसे होते हैं। वान का मतलब ऊर्जा का स्वामी, जैसे ऊर्जावान को ऊर्जा का स्वामी बोलेंगे, ऐसे ही भगवान को भगवान, मतलब भग का मतलब होता है उन्नत गुण, जिसके गुण अच्छे हों उसको भग बोलते हैं। तो उन्नत गुणों का स्वामी जो होता है उसको भगवान बोलते हैं। एक इंसान भी अगर उसके गुण बहुत अच्छे हैं तो वो भगवान की कैटेगरी में आ जाता है, बट नॉट ईश्वर। जैसे आप वेदांता में अगर पढ़ेंगे, वेदांता फिलॉसफी में शंकराचार्य को जब आप पढ़ते हैं, शंकराचार्य एक फ़िलॉसफी देते हैं, उसमें ये भी शंकराचार्य की फ़िलॉसफी में ये चीज़ है कि जो सुप्रीम गॉड है, जो सुप्रीम चीज़ है अगर कोई इन द यूनिवर्स, दैट इज़ आपकी क्या बोलते हैं, ईश्वर से ऊपर आप जब चलेंगे तो ब्रह्म, जैसे उन्होंने उपनिषद में एक लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, मतलब है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, पूरी जगत जो है मिथ्या है, ईश्वर की बनाई हुई लीला है। और इस लीला देखिए, अब मैं फिलॉसफी में चला जाऊंगा, मैं ये सब चीज़ें करना नहीं चाहता हूँ। एनीवे, तो बस मोटी सी बात ये है, मैं ये बताना चाहता था कि भगवान मेरे वर्ड से निकल गया तो लोग ये कई बार जज करने लगते हैं ना कि ये इनको भगवान क्यों मानते हैं, जबकि वो इंसान थे। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाती हैं, राइट। तो अगर मेरे मुंह से नहीं निकला होता तो मैं आगे बढ़ जाता। तो सांची का स्तूप है, लगभग 3rd BC के आसपास ये बनाया गया, और इसके बाद तक 11वीं शताब्दी तक ये चीज़ें ऐसी होती रहीं। बाद में गुप्ता काल थे और उसके बाद तक इसमें चीज़ें होती रहीं। मोटी मोटी बात है कि बुद्ध के जो अवशेष थे कुछ वो स्तूप में मिलते हैं इसमें। तो देश की पहली सोलर सिटी है, बात यहाँ से शुरू हुई थी, पहुँच गए हम भगवान बुद्ध पे।
तो सोलर सिटी है। क्यों है सोलर? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े एकड़ में, लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर बढ़ेंगे तो 5.5 हेक्टेयर में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जो 3 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक, मोटी सी बात यही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्यों लगाए जाते हैं? तो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, वही बात है, एनवायरनमेंट बचाना है। और दुनिया की बातें जितनी भी आपको आती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सब इसमें जोड़ दो, सब वही चीज़ हो जाएगी। और जब बिजली निकलेगी तो उससे करा क्या जाएगा? तो रेलवे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, यही सब हैं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सब ये जलाई जाएंगी, राइट। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ये बता दिया। 13 हिमालयी राज्यों में वहन क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव। अब ये देखिए करंट अफेयर्स के पॉइंट से ये जो पॉइंट है बिल्कुल बेकार है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से के पॉइंट से ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है, राज्यों की वहन क्षमता। व्हाट इज़ वहन क्षमता? ठीक, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में ये आपसे पूछा जा सकता है। अब होती क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वहन क्षमता वह अधिकतम संख्या का आकार है जिससे कोई पारिस्थितिकी तंत्र खराब किए बिना रह सकता है। ठीक, वहन क्षमता, ये आप कई बार कैरिंग कैपेसिटी आप एनवायरनमेंट वाली चीज़ों में आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इसलिए मैंने बता दी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई बार टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्टैटिक पोर्शन सॉरी एक ही बात मैंने बोल दी दोनों बार, आप समझ गए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो इसके लिए 13 हिमालयी राज्य कौन है उनकी देखिए यहाँ पे बात की गई है। कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मणिपुर, ये जो 7 सिस्टर्स हैं। इसके बाद में 7 के बाद 2 जो यूनियन टेरिटरी कश्मीर और लद्दाख आपका हो गया, 7 2 9 हो गया। इसके बाद हिमाचल आ गया और वो हो गया क्या बोलते हैं आपका उत्तराखंड। इसके बाद में 2 और आप जोड़ लीजिए, कौन कौन से जोड़ेंगे आप दिमाग लगाइए, जिसमें वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल क्यों है? वेस्ट बंगाल नीचे से ऐसे ऐसे करके बंगाल से लगते हुए ऊपर तक जाता है, दार्जिलिंग तक, और यहाँ से सिक्किम से ये टच होता है। ठीक, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको देखेंगे, सिक्किम से टच होता है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी आता है मिलने। ठीक, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल का नाम हिमालयी, अब आप कान मत खड़े कर लेना कि हिमालयी राज्यों की बात में ये पश्चिम बंगाल क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। इनकी बात है, जैसे हिल स्टेशन पे है, आपको देखता है आप अभी मैं कभी कभी हिल स्टेशन जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहाँ आ गए, इससे कम तो भीड़ आपको दिल्ली में मिलेगी। होता ही है दरअसल, हिल स्टेशन पहले लोग जाते थे आराम करने, या थोड़ा मौसम अच्छा होता है मन शांत करने, या जैसे भी कुछ। आजकल तो फैशन हो गया, मतलब फैशन इन द सेंस हिल स्टेशन को मतलब चिल स्टेशन बना दिया, मज़े करने जाते हैं। तो वहाँ बैठ के एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी फेंकेंगे कहीं पे भी। तो ये सब चीज़ें हैं, गलत करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो ये सब चीज़ें बचा के रखें। एनवायरनमेंट आपको बचानी, देखिए जो चीज़ें हमारे हाथ में है कम से कम हम वो कर सकते हैं। हर चीज़ को किसी अथॉरिटी के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं, ठीक, कि आपको ही करना है। चलिए, और देखिए एक रिपोर्ट है यहाँ पे देखिए लिखी गई है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में भूजल की कमी 3 गुना हो जाएगी। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, कोई खास रिपोर्ट मत पढ़ लो, केवल हेडिंग लिखी है और मिशिगन विश्वविद्यालय ने दी है, बस इतनी दी है, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वैसे तो कुछ भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का फुंजा अभियान इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमेशा देखिए वनस्पति और जीवों की बात होती है, जिसको फ्लोरा और फौना कई बार आपने एक साथ ही नाम पढ़े, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो बायोडाइवर्सिटी का फुंजा अभियान है उसमें ये बोल रहा है कि इसमें अब एक कवक को भी जोड़ा जाए, फुंजा भी जोड़ा जाए, फंजाई जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, फंगा इसमें लिखा हुआ है, फंगा भी जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि देखिए जो कवक है उसकी जो महत्व है उसको लोग समझ नहीं रहे हैं, जबकि बहुत प्रिमिटिव टाइप के ये जीव हैं, एक मतलब प्रिमिटिव टाइप के हैं, और ये बहुत पहले विकसित हुए। और ये देखिए एक चीज़ आप कंफ्यूज मत करें ना, कवक होते हैं और जो शैवाल होते हैं वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे शैवाल में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी इज शैवाल, राइट, जबकि कवक एक फंजाई। अब कवक जो होता है वो अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे सड़े गले चीज़ों से लेगा, उसका दूसरे पे निर्भर होता है। जबकि जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। शैवाल में आपको वो क्लोरोफिल मिलता है, ठीक, और इसमें इससे उसका कलर होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुनी होगी, BGA जिसको बोलते हैं।
तो ये इनके कलर होते हैं शैवालों के। और ये क्वेश्चन तो कई बार यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है और छोटे मोटे एग्जाम में कई जगह पूछा गया। और इवन दो यूपीएससी ने भी कई बार इसको पूछा। जबकि कवक आपको एक ही कलर के मिलते हैं, वाइट वाइट वाइट, आपने ज़्यादातर देखे। जो आप मशरूम खाते हैं ना, वो भी कवक ही है एक, ठीक। अचार के डिब्बे पे जो भी आप मिल जाएगा जमा हुआ, वो भी वही होता है, ठीक। और तो इवन दो आपके जो स्कैल्प होता है ना, जो बालों में आप देखें, जिसको आप रूसी बोलते हैं, जिसको आप डैंड्रफ बोलते हैं इंग्लिश में, देसी लैंग्वेज में आप रूसी बोलते हैं कई बार, तो वो भी एक कवक ही है, ठीक, याद रखना है इसको। और कवक का अध्ययन क्या बोला जाता है, तो माइकोलॉजी बोली जाती है। इसमें नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है IUCN है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी अपने संचार में माइकोलॉजिकली इंक्लूसिव भाषा का समर्थन करने का समर्थन किया है। बस इसमें और कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें हैं। एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोले आर्द्र भूमि। कोले आर्द्र भूमि है कहाँ? सबसे पहले वेटलैंड क्या होती हैं आपको पता है? वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। एक रामसर सम्मेलन हुआ, वहाँ से वेटलैंड समझ में आया लोगों को, तब दुनिया में इस पे चर्चा हुई कि वेटलैंड को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। कोले आर्द्र भूमि आपको देखने को मिलेगी केरला में, ठीक। अब केरला में ये जो आर्द्र भूमि है, वो जो सबसे बड़ी, जो एक तरीके से कह देते हैं ना, जो वेट और मतलब वेट आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक, केरल में, ठीक। इतनी चीज़ है, एक तो ये चीज़ है। ये चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पे पिंक ब्लूम हुआ है। व्हाट इज़ पिंक ब्लूम? पिंक ब्लूम ऐसा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पिंक ब्लूम क्या है? एक प्रजाति है, विदेशी प्रजाति पौधों की, उसको बोलते हैं कैम्बोबा फरकुटा, ठीक, फरकुटा लिखा हुआ है, कैम्बोबा फरकुटा। इसके खतरे का ये आर्द्र भूमि सामना कर रही है, और उसमें हो ये रहा कि ये जो पौधे की प्रजाति है, ये अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब किसी भी संरचना में, जब किसी भी एरिया में जब कोई प्रजाति बढ़ती है, तो दूसरी प्रजातियों के लिए वो खतरा तैयार कर देती है। जैसे मांगुर मछली है, वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ती है, समझे। जहाँ डाल दोगे वो बहुत छोटी मछलियों को खा जाएगी, ऐसी होती है। तो ये बहुत मतलब बहुत मुश्किल कर देती हैं। इवन तो जो गोल्डन कलर की मछलियाँ होती हैं, वो भी बहुत परेशान करती हैं, बड़ी वाली, ठीक। इसलिए उनको रोक दिया जाता है कि आप, तो ये सब चीज़ें ना हो। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, और मध्य अमेरिका यानी कैरेबियन वाला एरिया, वहाँ की ये प्रजाति है। और ये इसको पिंक ब्लूम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अपने व्यापक फूल इसमें आने लगते हैं बहुत तरीके से। तो इसके कारण से ये इस पे जो है इसकी बात सब की गई है, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा है, इसके विकास में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो जल निकायों और जल निकासी नहरों को अवरुद्ध कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फिर वही बात, मैं स्टैटिक की बात करता हूँ कि जब कभी भी ऐसी चीज़ पढ़ें तो स्टैटिक चीज़ें ज़रूर देखें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, BOD क्या होता है? व्हाट इज़ BOD? मैं इंग्लिश में इसकी मैं बोल देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आप बताएं क्या होता है। कई बार UPSC और UPPCS आपसे कई बार पूछ चुका है, और बिहार यार में भी कई बार पूछा गया है, राजस्थान में भी इसको पूछा गया कई बार, मतलब हर जगह इसको पूछा गया यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे क्या होगा, ठीक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, गंगा के बारे में कई जगह बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक BOD सबसे ज़्यादा मिलती है। कहाँ से कहाँ तक मिलती है आप बताएंगे। तो ये इसके कोयले के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। केरल में सबसे बड़ा खारा आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक। और क्या है? कोनोकॉर्पस, अगला पॉइंट है कोनोकॉर्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध। अब देखिए, जैसे कि अब देखिए है क्या, ये गुजरात सरकार ने प्रतिबंध एक लगाया है। किस पे लगाया? तो कोनोकॉर्पस से का वृक्षारोपण नहीं होना चाहिए। वृक्षारोपण, ये कोनोकॉर्पस है क्या? तो देखिए आप जो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, और जो आपका मरुस्थलीय एरिया होता है, वहाँ ये पौधा लगाया जाता है। इस पौधे की खासियत ये है, इसमें जो फूल आते हैं उसमें महक आती है, और ये थोड़ा सुंदर दिखता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक। और ये एक मैंग्रोव तरीके, जो मैंग्रोव पौधा होता है ना, जैसे उसकी तरीके की ये प्रजाति है। और इसमें चीज़ ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और अगर समस्याएं हैं, जैसे मौसमी समस्याएं हैं, उसमें भी ये पले बढ़े रहते हैं, ये कभी ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। दूसरी इसकी समस्या क्या है कि ये पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये हो सकता है कि आगे बहुत परेशान करें चल के, इसलिए अभी से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और सरकारों ने भी इस पे प्रतिबंध लगाया। बस इसका नाम देखना कोनोकॉर्पस। ठीक है, बस इतना था, बस इतना। चलिए, आज का सेशन आज यहीं ख़त्म होता है। अगला सेशन रिपोर्ट और सूचकांक पे होगा और आगे वाले पॉइंट पे होगा। और देखिए, मैं बता दूं, जो पीछे की जो चीज़ें हैं, जो वन लाइनर, वो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा। आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करें कि वन लाइनर पढ़ाएँ। मैं ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ, जो लोग, क्योंकि कई बार लोग ऐसी अजीब सी बातें करने लगते हैं, सर वन लाइनर पढ़ दीजिए, तो सर ये एआई से काम करा लो। ये मतलब क्या अजीब सी दरख्वास्त क्यों करते हैं आप लोग? मेरे कहने का मतलब है, जो अगर कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ तो मैं उसमें ये बताता हूँ आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा बताने वाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको मैं उसमें करा देता हूँ। ठीक, अब इसमें वन लाइनर पढ़ने को कम से कम मुझसे मत बोलना। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे बताऊँ, वन लाइनर जो पीछे दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाना ज़रूर। ठीक, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं तक वो ख़त्म नहीं होगी, रहेगी, वो आपको खुद करना है, केवल आपको खुद करना है। ठीक, आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ और अगले सेशन में फिर से शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। राइट, थैंक यू।